Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Welcome to the Biblish world. Viewers, history of English literature. ये इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी लेक्चर है जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये अ जर्नी फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर टू मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर होगा, यानी कि ओल्ड इंग्लिश से लेकर मॉडर्न इंग्लिश तक जितने भी फेमस राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, नॉवलिस्ट हैं, प्रोज राइटर हैं, उन सब का अहाता इस वीडियो में किया जा रहा है। ये 1.5 घंटे की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम होगी, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। ये सीएसएस के स्टूडेंट्स के लिए, ये बीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश के कंपटीशन के एग्जाम्स कोई भी हो, लेक्चरशिप के लिए, इंग्लिश लेक्चर के लिए जो भी टेस्ट होंगे उनके लिए ये बहुत ही अहम वीडियो है। आप ज़रूर इससे महसूस होंगे। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एनिमेशंस के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। मेजर वर्क्स जो हैं उनकी पब्लिकेशन डेट्स भी मेंशन की है। तो आप इस वीडियो को देखिए। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तो व्यूवर्स, चलते हैं आपके आज के इस लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा जी अ जर्नी फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर टू मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से शुरू होंगे और मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर तक जाएंगे। तो सबसे पहले नाम आता है ओल्ड इंग्लिश का, जिसे एंग्लो सैक्सन इरा एज भी कहते हैं। ये इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो 6वीं सदी से 11वीं सदी ईस्वी तक हमें मिलती है। इस दौर में जो नज़में लिखा जाती थी वो या ड्रामास जो थे वो शायरी में लिखी जाती थी। ये लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स होती थी। और अगर हम लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में हमें दो बहुत ही मशहूर और लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स मिलती हैं, जिनमें नंबर 1 पर है बेवुल्फ और नंबर 2 पर है विडसिथ। बेवुल्फ जो है वो हीरोइक पोइम है। इसमें ओल्ड इंग्लिश हीथन पोइट्री लिखी गई है। द मोस्ट फेमस आउट ऑफ दीज टू, यानी विडसिथ और बेवुल्फ में से बेवुल्फ जो है वो सबसे ज्यादा मशहूर है। और सबसे अहम बात कि इसका ऑथर जो है वो अननोन है, हमें इसके ऑथर के बारे में नहीं पता। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट इंग्लिश एपिक पोइम। ये अंग्रेजी एपिक पोइम में सबसे पहली पोइम शुमार की जाती है और इसकी 3182 यानी 3182 एलिटरेटिव लाइंस थी। बेवुल्फ उस वक्त के मुताबिक ज़ौक़ रखने वाले लोगों के मुतालिक बयान करती है कि उस वक्त क़ारीन किस तरह की शायरी पढ़ना पसंद करते थे। और हिस्ट्री के लिए ये बहुत अहम बात है। चूंकि ये बहुत पुराने दौर में लिखी गई एपिक थी, इसलिए इसकी जुबान और इसका इस्तेमाल जो है उस वक्त के बोले जाने वाले डायलेक्ट के मुताबिक किया गया, जो आज के रीडर के लिए पढ़ना और समझना एक मुशक्कत तलब काम है। यहाँ पर मैं एक और बात भी बताता चलूं दोस्तों कि उस वक्त राइम के बजाय एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता था। यही वजह है कि बेवुल्फ में एलिट्रेशन का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। अब हम मजीद डिस्कस करेंगे कि 10 कौन सी अहम एंग्लो सैक्सन इरा में लिटरेचर लिखे गए, जिसमें नंबर 1 पर है दी एग्जीटर बुक रिडल्स। मतलब ये नंबर 3 पर आती है द एग्जीटर बुक रिडल्स।
इसके राइटर का नहीं पता, इसलिए यहाँ पर एनोनिमस लिखा गया है। उसके बाद नंबर 4 पर है द वाइफ्स लेमेंट, इसके राइटर्स भी एनोनिमस हैं। नेक्स्ट आता है जी द सी फेयरर, इसके राइटर भी एनोनिमस हैं, मतलब कोई पता नहीं किस राइटर ने इन्हें लिखा है। नंबर 6 पर आते हैं द वॉन्डरर, इसके राइटर भी एनोनिमस हैं। नंबर 7 पे आते हैं हिम, जो कैडमन ने लिखी। नंबर 8 पर आते हैं बीड्स डेथ सॉन्ग, जिसे बीड ने लिखा। तो आप देख लीजिए कि 7th जो हिम्न है जिसे कैडमन ने लिखा है, ये हमें पता है कि कैडमन थे, और बीड की डेथ सॉन्ग जो है वो मतलब बीड ने ही लिखे थे। उसके बाद आ जाए द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, इसके राइटर भी हमें नहीं मिलते, ये भी एनोनिमस हैं। नंबर 10 पर है जी द ड्रीम ऑफ द रोड, इसके राइटर भी एनोनिमस हैं। और लास्ट पे है जी द बैटल ऑफ मैडन, इसके राइटर भी एनोनिमस हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात काबिल जिक्र है कि ज्यादातर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में हमें मुसन्निफीन का नाम तो नहीं मिलता, लेकिन इसमें दो बहुत ही अहम राइटर हैं। एक तो है जी सैनवुल्फ और दूसरे हैं कैडमन। अच्छा, ये दोनों ही इंग्लिश मतलब पोइट्री में रिलीजियस पोइट्री लिखते थे। तो यहां तक हम अगर बात करें तो ये ओल्ड इंग्लिश का लिटरेचर है जो हमें मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं, वो है हमारा मिडल इंग्लिश लिटरेचर। मिडल इंग्लिश लिटरेचर जो है ये लेट 12th सेंचुरी से शुरू होता है और 1470s तक ये चलता है। और मिडल इंग्लिश की खसूसियात क्या हैं? द टर्म मिडल इंग्लिश लिटरेचर refers to the literature written in the form of the English language known as Middle English from the late 20th century until the 1470s। यानी मिडल इंग्लिश का लिटरेचर, इसलिए इसको मिडल इंग्लिश लिटरेचर इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो इंग्लिश है वो अंग्रेजी जुबान की जो एवोल्यूशन है, तरक्की है, उसमें जो मिडल इरा था उसके दौर की है, और जो कि 12वीं सदी से 14वीं के मतलब लेट 15th सेंचुरी तक चलता है। During this time, the Chancery Standard, a form of London-based English, became widespread। ये जो थे ये पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस थे। अब Chancery Standard क्या होते हैं? ये एक टर्म है, a term used to refer to the 15th century। 15वीं सदी में इसके ऊपर ही लिखी जाने वाली जो भी पोइट्री ड्रामा जो थे वो इसी में ही लिखे जाते थे, इसी डायलेक्ट में, इसी टर्म्स में, which was used in English by bureaucrats। अच्छा, ये ब्यूरोक्रेट्स इस्तेमाल करते थे and diplomats for official purposes। तो दफ्तरी इस्तेमाल के लिए डिप्लोमेट्स और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो चैंसरी स्टैंडर्ड डायलेक्ट जो था वो इस्तेमाल करते थे, और वही मिडल इंग्लिश लिटरेचर में इस्तेमाल किया जाता था। तो सबसे पहले मिडल इंग्लिश में हम देखते हैं जेफरी चौसर को। जेफरी चौसर बहुत ही अहम राइटर है। ये कहीं पर भी आप देख लें तो इनकी अहमियत को हम नहीं जुटला सकते, बिकॉज ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। जेफरी चौसर इनके बारे में है कि ये 1342 या 1343 में पैदा हुए। ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे, और शेक्सपियर जो है ना उससे पहले, शेक्सपियर चूंकि एक बहुत बड़ा नाम है, शेक्सपियर को पूरी दुनिया में माना जाता है, तो शेक्सपियर से पहले तक जितने भी पोइट्स आते हैं, ड्रामेटिस्ट आते हैं, उनमें सबसे अहमियत जो है वो जेफरी चौसर के पास है। मतलब जेफरी चौसर जो हैं उन्हें शेक्सपियर से पहले यूं समझ लीजिए कि शेक्सपियर माना जाता था। अच्छा जी, इन्हें लेट मिडल इंग्लिश एज जो है ना 476 टू 1500 तक इन्हीं की ही बात है। यानी कि अजीम जो पोइट्स थे इस दौर में, उनमें सबसे ज्यादा अहमियत जेफरी चौसर को मिलती है। इनको उनके फलसफा और शायराना महारत की बुनियाद पर पहचाना जाता है। ये शाही खानदान में सरकारी ओहदों पर फाइज रहे। इंग्लिस्तान और फ्रांस के दरमियान 100 साल जंग के दौरान ये प्रिजन हो गए, मतलब कैद हो गए।
जिन्हें अंग्रेजी बादशाह एडवर्ड थर्ड ने जजिया अदा करके रिहा करवाया। 1369 तक अंग्रेजी दरबार में ये फ्रांसीसी जुबान में शायरी करते रहते थे। उनकी पहली बीवी थी जिनके लिए उन्होंने ये एलिजी लिखी थी, द बुक ऑफ द डचेस। उन्होंने बहुत सारे डिप्लोमेट की जिम्मेदारियां दी, जिसकी वजह से उनकी जो शोहरा आफाक किताब है, द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, वो मुकम्मल ना हो सकी। लेकिन मतलब ज्यादा तवज्जो ना देख सके। मुकम्मल तो इन्होंने कर ली थी, लेकिन जो ज्यादा इन्होंने तवज्जो दी वो इनका अपना जो वर्क था, जो ये डिप्लोमेट की जिम्मेदारियां सरंजाम दे रहे थे, उसमें इन्होंने अपना सर्व किया। जो ज्यादा अहमियत अपने इस शोहरा आफाक काम पर वो ना दे सके। तो वेस्टमिनिस्टर अबे में अक्टूबर 1400 में इनकी वफात हुई और ये वेस्टमिनिस्टर अबे में इन्हें दफनाया गया। अपनी मसरूफियात में ताखीर की वजह से ये अपने इस शोहरा आफाक काम द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स पर ज्यादा फोकस ना कर सके। अच्छा जी, मिडिल इंग्लिश में हमारे पास दूसरे नंबर पर आते हैं विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड जो थे ये 1332 में पैदा हुए इंग्लैंड के अंदर। अच्छा जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी मिडिल इंग्लिश में एलिटरेटिव वर्ड्स को अहमियत दी, इन्होंने उसके ऊपर बेतहाशा काम किया। उसके बाद इनका जो सबसे अहम काम है वो है पियर्स प्लोमन, जिसके बारे में एग्जैक्ट तो डेट मालूम नहीं है, लेकिन ये तकरीबन कहा जाता है कि 1370 में ये पब्लिश किया गया था। उसके बाद ये भी इनका रिलीजियस वर्क था, मतलब ये कि मजहब के ऊपर ही काम किया जा रहा था। और इनकी जो डेथ हुई, वफात हुई, वो 1386 में हुई थी। अच्छा, मिडिल एज इंग्लिश में हम मिडिवल प्लेस की तरफ अगर देखें तो देयर वर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेस परफॉर्म्ड ड्यूरिंग मिडिवल टाइम्स। मिडिवल टाइम में 3 किस्म के प्लेस जो थे वो परफॉर्म किए जाते थे, जिनमें नंबर 1 है जी द मिरेकल प्लेस, नंबर 2 है द मिस्ट्री प्लेस, और नंबर 3 पे आता है जी द मोरालिटी प्लेस। तो अब हम इनको 1 बाय 1 करके देखते हैं कि मिरेकल प्लेस क्या होते हैं, मिस्ट्री प्लेस क्या होते हैं और मोरालिटी प्लेस क्या होते हैं। नंबर 1, द मिरेकल प्लेस, अबाउट द लाइफ और एक्शंस ऑफ अ सेंट। मिरेकल प्लेस जो होते हैं ना, ये जिंदगी और एक्शन जो होते हैं ना सेंट पादरियों के, उनके बारे में ये बयान किए जाते हैं। यूजुअली अबाउट द एक्शंस, अमूमी तौर पर इनमें काम जो होता है दैट मेड दैट पर्सन अ सेंट। जो काम बयान किया जाता है, ये जो किरदार अदा किया जाता है, वो ज्यादातर सेंट से मुतालिक होता है। वन पॉपुलर मिरेकल प्ले वाज अबाउट सेंट जॉर्ज एंड द ड्रैगन। ये एक बहुत ही मशहूर मिरेकल प्ले है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम मूव करते हैं द मिस्ट्री प्लेस पर। मिस्ट्री प्लेस क्या होते हैं? स्टोरीज टेकन फ्रॉम द बाइबल। अब ये जो मिस्ट्री प्लेस थे, इनमें से कहानी जो ली जाती थी वो बिब्लिकल होती थी, बाइबल से ली जाती थी। Each play had 4 or 5 different scenes or acts. अच्छा, इस प्ले में तकरीबन 4 से 5 मुख्तलिफ मनाजिर या एक्ट्स होते थे। The priests and monks were the actors. अब इसमें priest और monk जो हैं वो अदाकार होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं जी द मोरालिटी प्लेस में। मोरालिटी प्लेस क्या होते हैं जी? डिजाइन टू टीच पीपल अ लेसन। लोगों को सबक सिखाने के लिए ये बनाए जाते थे, लिखे जाते थे। इन हाउ टू लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द चर्च, कि चर्च के कवानीन क्या हैं, तौर तरीके क्या हैं, उनके बारे में हमें बताया जाता था। अब मोरालिटी प्ले में सबसे अहम है जी एवरीमैन, अ फेमस मोरालिटी प्ले। एवरीमैन एक बहुत ही मशहूर मोरालिटी प्ले है। अच्छा जी, मिडिवल एज में इन 3 तरह के प्लेस के अलावा एक और चीज भी थी जिसे कहते हैं इंटरल्यूड्स। इंटरल्यूड्स भी लिखे जाते थे। ये इंटरल्यूड्स क्या होते हैं? वर स्केचेस ऑफ अ नॉन रिलीजियस नेचर। अच्छा जी, अगर हम देखें तो मिरेकल, मिस्ट्री और मोरालिटी प्लेस जो हैं उनमें हमें रिलीजियस टच मिलता है, मगर इंटरल्यूड्स जो है ये नॉन रिलीजियस नेचर के होते थे।
इनमें से some plays were called interludes that are today classed as morality plays. आज इनका शुमार morality plays में होता है। तो ये थे जी उस वक्त के दौर में लिखे जाने वाला लिटरेचर। अब आते हैं जी नेक्स्ट एज पे, और वो है एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है। इसका आगाज होता है नवंबर 1558 से, और इसका इख्तिताम होता है मार्च 24, 1603 तक। गोल्डन एज है जी, इसमें बहुत ज्यादा काम हुआ है इंग्लिश लिटरेचर पर। अच्छा जी, 1400 में जब जेफरी चौसर की मौत हुई तो उस पूरे अरसे में कोई शानदार काम ना हुआ। तो फ्रॉम जेफरी चौसर टू एलिजाबेथन एज इसे कहा जाता है बैरन एज। तो अब हमने एलिजाबेथन एज के स्टार्ट से पहले जो समझ लीजिए कि इनिशियल जो टाइम था उसे बैरन एज कहा जाता था। जब एलिजाबेथन एज मुकम्मल अमल में आई तो उसे फिर गोल्डन एज कहना लगा। अब ये जो बैरन एज थी इसमें भी बहुत से अहम काम हुए हैं। तो इसमें जो दो बहुत बड़े नाम हैं जो इसमें शायरी को लेकर चलते हैं, उनमें नंबर 1 है जी सर थॉमस वाइट। ये 1503 में पैदा हुए। तो जब भी सोनेट का नाम आता है तो फौरन ही हमें शेक्सपियर के सोनेट का ख्याल आ जाता है। शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखी हैं तो हमारे ज़हन में फौरन ही सोनेट्स का नाम आ जाता है। मगर ये बात काबिले गौर है कि शेक्सपियर ने भी थॉमस वाइट जैसी सोनेट नहीं लिखी। ये 1503 में पैदा होने वाले थे, पैदा हुए और एक शाही खानदान में इन्होंने परवरिश पाई। शाही खानदान कौन? हेनरी 8। अच्छा जी, इन्हें 1533 में नाइट का खिताब दिया गया, इसीलिए फिर इनका नाम थॉमस वाइट की जगह पर सर थॉमस वाइट बना। यानी 1533 में इन्हें नाइट का यानी सर का खिताब मिला। इन्होंने हमें सोनेट के बारे में बताया। ये बेसिकली 14th सेंचुरी के पेट्रार्क इटालियन पोएट थे, उनको इन्होंने कॉपी किया और यूं भी कह सकते हैं कि इन्होंने उनकी ही सोनेट्स का अंग्रेजी तर्जुमा किया, और लेकिन अंग्रेजी शायरी के मुताबिक, यानी कि अंग्रेजी इंग्लिश पोइट्री या इंग्लिश नेटिव पीपल जो थे, जो जिस किस्म की शायरी पसंद करते थे, इन्होंने उसे उस शेप में बयान किया। ये अक्टूबर 11, 1542 यानी 1542 में वफात पा गए। उसके बाद नाम आता है हेनरी हॉवर्ड, जो अर्ल ऑफ सरे भी रहे। ये 1517 में पैदा हुए। इन्होंने इंग्लिश में ब्लैंक वर्ड्स को मुतारिफ करवाया। ब्लैंक वर्ड्स को शायरी में इस्तेमाल करने वाले हेनरी हॉवर्ड ही थे। ब्लैंक वर्ड्स होता क्या है? एक ऐसा वर्ड्स विदाउट राइम। ये विदाउट राइम होता है, स्पेशली दैट विच यूज आयम्बिक पेंटामीटर। इसमें क्या होता है जी? आयम्बिक पेंटामीटर को इस्तेमाल किया जाता है। यही तरीकाकार इंग्लिश रिनाइसेंस पोइट्री में भी हमें मिलता है। अब इयमिक पेंटामीटर क्या होता है जी? अ लाइन ऑफ वर्ड्स विद 5 metrical feet, each consisting of one unstressed syllable and followed by one stressed syllable. इसमें क्या होता है जी? 5 feet metrical feet होते हैं और इनमें एक अनस्ट्रेस होता है और उसके बाद स्ट्रेस होता है। ठीक हो गया। अब इसकी एक एग्जांपल है, द बर्ड हैज फ्लोन अवे। तो आप अगर इसको देखें तो ये इयम्बिक पेंटामीटर की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। अच्छा जी, ये इंग्लिश रेनेसांस पोइट्री कहलाती है क्योंकि जिस दौर में हेनरी हॉवर्ड लिख रहे थे उसे इंग्लिश रेनेसांस पोइट्री का हिस्सा कहा जाता है। अच्छा जी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने किंग हेनरी 8 के दौर में ये काम किया और इनकी वफात जनवरी 19, 1547 में हो गई। अच्छा जी, उसके बाद एलिजाबेथन एज में, फ्रॉम जेफरी चौसर टू एलिजाबेथन एज में एक और है जी किताब जिसे टोटल्स मिसलेनी बोलते हैं। ये बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट है।
ये एक ऐसी किताब है जिसमें एक से ज्यादा पोइट्स ने शायरी की। ये ग्रुप शायरों ने पब्लिश की। इस किताब में सॉन्ग्स ऑफ सोनेट थी, जिसमें हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरे की 40 पोइम्स और थॉमस वाइट की 96 पोइम्स थी, और उसके अलावा बाकी तमाम और शायर थे जिनकी 135 पोइम्स थी। अच्छा, यहां पर एक बात यह भी काबिल गौर है कि इस किताब में छपने वाली तमाम पोइम्स ज्यादा मकबूल ना हुई, क्योंकि कुछ पोइम्स जो थी वो कारीन को कि अपनी तरफ मुतवज्जो ना कर सकी। तो ये सोनेट की सबसे पहली एक किताब मानी जाती है। अब इसके बाद नाम आता है एलिज़ाबेथन एज में विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर अप्रैल 1564 में पैदा हुए। इन्होंने सोनेट्स लिखी, जिन्हें शेक्सपियर्स सोनेट्स कहा जाता है। ये 154 सोनेट्स थी और ये 1609 में पब्लिश की गई। शेक्सपियर ने कभी भी इन सोनेट्स को शाये करवाने का नहीं सोचा था। ये 154 सोनेट्स थी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने ये कहा जाता है कि इसमें डार्क लेडी और WH का जिक्र भी हमें मिलता है। ये WH ये कहा जाता है कि WH विलियम हर्बर्ट थे, जो 3rd अर्ल थे पेम्ब्रोक के, जी, जिसे विलियम हर्बर्ट कहते हैं। उसके बाद इन्होंने एक और बहुत ही शानदार काम किया जिसे वीनस एंड एडोनिस कहते हैं। ये 1593 में शाया हुआ। और एक और इनका बेहतरीन काम है द रेप ऑफ लुक्रिस, जो 1594 में पब्लिश हुआ। अब हम चूंकि एलिज़ाबेथन एज में मौजूद हैं, वो बैरन एज खत्म हो चुकी शेक्सपियर के साथ, तो नेक्स्ट जो नेम है एलिज़ाबेथन एज में वो है एडमंड स्पेंसर का। एडमंड स्पेंसर ने भी बहुत ही शानदार काम किया और इन्हें द पोइट्स पोइट का लक़ब दिया जाता है, यानी शायरों के शायर। अच्छा जी, अब एडमंड स्पेंसर ने जो सबसे अहम काम किया वो था जी द शेफर्ड्स कैलेंडर। शेफर्ड्स कैलेंडर जो था ये 1579 में शाया हुआ और ये 12 किताबों का एक मजमुआ था। और सबसे अहम बात यह है कि इन्हें हर महीने उन्होंने एक किताब को पब्लिश किया। एडमंड स्पेंसर ने पेट्रार्कियन स्टाइल में 88 और 89 सोनेट्स भी लिखी हैं। इन्होंने उसके साथ साथ 2 ओड्स भी लिखे हैं, जिनमें एक ओड का नाम है एपिथैलेमियन, जो 1595 में, और दूसरा है जी प्रोथैलेमियन, जो 1596 में लिखा गया है। एपिथैलेमियन के बारे में ये कहा जाता है कि ये इन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखा था। अब एडमंड स्पेंसर, जिन्हें पोइट्स पोइट कहा जाता है, इनके हम सबसे अहम काम की तरफ आते हैं, शोहरा आफाक काम, जो एक एलेगोरिकल काम था, और वो था जी फेरी क्वीन। फेरी क्वीन के बारे में एक बहुत ही अहम बात जो आप नोट कर लीजिए, इन्होंने सबसे पहले बुक 1 से बुक 3 तक पब्लिश किया और ये 1590 में पब्लिश हो गई। लेकिन बाद में इन्होंने 4 to 6 बुक जो है इसकी पब्लिश की, जो 1596 में जाकर पब्लिश हुई थी, और ये मुकम्मल 36,000 लाइंस पर मुश्तमिल ये काम है। एडमंड स्पेंसर ने स्पेंसेरियन स्टैंजा मुतारिफ करवाया। ये एक मखसूस किस्म का मीटर था और इसमें ये 9 लाइनों पर मुश्तमिल एक स्टैंजा है, जिसमें स्पेंसर ने एक मखसूस किस्म के मीटर का इंदराज किया और उसकी राइमिंग स्कीम को भी सबसे मुख्तलिफ बयान किया। एडमंड स्पेंसर के बाद नाम आता है सर फिलिप सिडने का। सर फिलिप सिडने जो 1554 में पैदा हुए, उन्होंने अपने दौर के एक मशहूर रोमांस वर्क जो प्रोज पर मुश्तमिल था, जिसका नाम था द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया,
ये ज्यादातर आर्केडिया से मशहूर है। ये पेस्टोरल रोमांस वर्क था। इन्होंने प्रोज में चूंकि अपना लोहा मनवाया, तो इसके साथ साथ ये इन्होंने एक और काम किया जिसे द डिफेंस ऑफ पोइजी कहा जाता है, या फिर एन अपॉलॉजी फॉर पोएट्री। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्होंने जो लिखा वो डिफेंस ऑफ पोइजी है या अपॉलॉजी फॉर पोएट्री है। तो यहाँ पर एक काबिल गौर बात यह है कि डिफेंस ऑफ पोइजी भी कहते हैं इनके काम को, और अपॉलॉजी फॉर पोएट्री भी कहा जाता है। पोइजी दर हकीकत ओल्ड इंग्लिश में पोइट्री का नाम पोइजी था, जिसे 1595 में पब्लिश किया। अब आर्केडिया को इन्होंने 1593 में पब्लिश किया था, ये इनका प्रोज वर्क था। और द डिफेंस ऑफ पोइजी, जिसे एन अपॉलॉजी फॉर पोएट्री कहा जाता है, ये भी 1595 में पब्लिश किया गया। उसके बाद नाम आता है जी सर वॉल्टर रेले का। ये 1552 में पैदा हुए। इन्होंने जो अहम काम किए उनमें है जी द लाई, जो 1592 में शाया हुआ, और दूसरा है जी द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड, जो 1600 में शाया किया गया। उसके बाद एक और नाम आता है एलिज़ाबेथन एरा में, वो है जी माइकल ड्रेटन। ये 1563 में पैदा हुए और इनके सबसे अहम काम थे पोलियोबियम, ये 1612 में इन्होंने शाया की। द म्यूजिस एलिजियम, जो 1630 में शाया हुई। एक और नाम है जी बेन जॉनसन, बहुत अहम नाम। 1572 में ये पैदा हुए और इन्होंने ऑन माई फर्स्ट सन एक पोएम लिखी जो 1616 में लिखी, और टू सीलिया ये भी 1616 में ही लिखी। अच्छा व्यूवर्स, हम मजीद आगे बढ़ते हैं एलिज़ाबेथन एज में, तो आगे हमें नाम मिलते हैं यूनिवर्सिटी विट्स के। यूनिवर्सिटी विट्स एक ग्रुप ऑफ राइटर्स थे जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से फारिगुल तहसील थे। मतलब ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ते थे कुछ इनमें से, और कुछ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो इन्होंने क्या किया, ये ग्रेजुएट्स का ग्रुप था जिन्होंने पोइट्री में बहुत अहम किरदार अदा किया। इनके नाम मैं आपको बता देता हूं। ये आपके सामने 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं। यहां पर ये मिक्स्ड हैं, मतलब कुछ इनमें से ऑक्सफोर्ड के हैं, कुछ कैम्ब्रिज के हैं। सबसे पहले हैं जी जॉन लिली। मैंने इन्हें क्रॉनिकली जो है बयान किया है। ये 1554 में पैदा हुए। जॉर्ज पीले हैं जी 1556 में पैदा हुए। थॉमस किड हैं 1558 में पैदा हुए। रॉबर्ट ग्रीन हैं जो 1558 में पैदा हुए। थॉमस लॉज हैं जो 1558 में पैदा हुए। और क्रिस्टोफर मार्लो, बहुत बड़ा नाम, ये 1564 में पैदा हुए। और थॉमस नैश हैं जो 1567 में पैदा हुए। उसके बाद नाम आता है जी जॉन डन का। जॉन डन बहुत बड़ा नाम, ये 1572 में पैदा हुए। इन्होंने बहुत सी खूबसूरत सोनेट्स लिखी। उसके साथ साथ ये मशहूर हैं अपनी मेटाफिजिकल पोइट्री की वजह से। इनकी सोनेट्स एलिज़ाबेथन एरा में, एलिज़ाबेथन एज में बहुत मकबूल हुई। और जॉन डन का मेटाफिजिकल पोइट्री पर बहुत बड़ा नाम है। अगर हम मेटाफिजिकल पोइट्री का थोड़ा सा तारुफ करें तो मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है? हाईली इंटेलेक्चुअलाइज्ड पोइट्री, मतलब बहुत ही ज्यादा अक्लमंद पोइट्स जो हैं इनकी पोइट्री को करते हैं। मार्क्ड बाय बोल्ड एंड इंजीनियस कंसीट्स, इनमें कंसीट्स का इस्तेमाल है, इनकॉन्ग्रुअस इमेजरी है, कॉम्प्लेक्सिटी है एंड सटलिटी ऑफ थॉट, frequent use of paradox and often by deliberate harshness of rigidity of expression, ये मेटाफिजिकल पोइट्री कहलाती है। उसके बाद नाम आता है जी सर फ्रांसिस बेकन। सर फ्रांसिस बेकन जो है ये 1561 में पैदा हुए, जिन्होंने एलिज़ाबेथन एरा में एसेज लिखने की शुरुआत की। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। इनके शोहर आफाक एसेज जो हैं वो 3 एडिशंस में शाया हुए। फर्स्ट एडिशन था 1597 में, 1597 में, जो 10 एसेज पर मुश्तमिल था, यानी कि टोटल उसमें 10 एसेज थे।
सेकेंड एडिशन जब पब्लिश हुआ तो वो हुआ 1612 में, और उस वक्त उन्होंने 38 एसेस के साथ उसे पब्लिश किया। फिर नंबर थर्ड एडिशन जो था वो 1625 में पब्लिश हुआ, और उसमें 58 एसेस उन्होंने लिखे। उनके चंद मशहूर और मारूफ एसेस मदरजा झेल हैं: ऑफ ट्रूथ, ऑफ रिवेंज, ऑफ ग्रेट प्लेसेस, ऑफ ब्यूटी, ऑफ डेथ, ऑफ लव, ऑफ सुपरस्टिशंस, ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। इसके अलावा और बहुत सारे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उनके बाद नाम आता है जी बेन जॉनसन का। सर फ्रांसिस्कन बेकन के एसेस में जब शोहरत की बुलंदियों पर उन्हें पहुंचा दिया, तो बेन जॉनसन जो थे वो भी पीछे ना रहे, उन्होंने भी एसेस में अपनी किस्मत आजमाई की। ये 1572 में पैदा हुए और इन्होंने अपना सबसे पहले एसे लिखा जिसका नाम था द टिम्बर और डिस्कवरीज। ये 1661 में इन्होंने पब्लिश किया। यहां पर एक बात काबिल गौर है कि इनके एसेज जो थे वो बेकन मज़ामीन की तरह थे। फिर बेन जॉनसन जो हैं उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी खिदमत सर अंजाम दी, और यही वक्त था जब एलिज़ाबेथन एज में बाइबल को विलियम टिंडेल, जिनके बारे में है कि ये तकरीबन 1494 में पैदा हुए थे, इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया जिसका नाम है टिंडेल बाइबल। ये 1526 से 1535 के दरमियान इसका तर्जुमा किया गया। इस बाइबल को क्रेडिट जाता है कि ये पहली इंग्लिश जुबान में तर्जुमा शुदा बाइबल है, क्योंकि ये दर हकीकत इससे पहले हिब्रू और ग्रीक लैंग्वेज में बाइबल हुआ करती थी। तो विलियम टिंडेल हैं जिन्होंने इसे ग्रीक और हिब्रू से अंग्रेजी में तर्जुमा किया। तो ये बहुत बड़ा इनका काम है। एलिज़ाबेथन एज में बहुत सारी शायरी की गई है। इस एज को गोल्डन एज का लक़ब पता है क्यों मिला? इसके ड्रामास की वजह से। इस एज में सबसे पहला बाकायदा जो फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश कॉमेडी थी, तो ये रॉफ रॉस्टर डॉस्टर जो पहली इंग्लिश कॉमेडी है, ये 1551 में शाया हुई। निकोलस यूडल जो है उन्होंने लिखा। ये 1551 में लिखा गया। अच्छा जी, इसे कॉमेडी प्ले, फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश कॉमेडी प्ले कहा जाता है। इसके बाद ब्लैंक वर्स में लिखा जाने वाला सबसे पहला ट्रेजेडी प्ले था जिसका नाम था गो बुडुक, जो 1561 में शाया हुआ, और इसे दो मुसन्निफीन ने मिलकर लिखा। उनमें से एक का नाम है थॉमस नॉर्टन और दूसरे हैं थॉमस सैकविल। थॉमस नॉर्टन 1532 में पैदा हुए हैं और थॉमस सैकविल 1536 में पैदा हुए। थॉमस सैकविल फर्स्ट अर्ल थे डोरिस्ट के। उसके बाद नाम आता है हीरोइक थीम का। हीरोइक थीम में सबसे अहम जो काम किया वो यूनिवर्सिटी विट्स, जो 1585 से 1600 के दरमियान, और शेक्सपियर जो 1564 से 1616 के दरमियान ये काम हुआ। अब हम चलते हैं जी यूनिवर्सिटी विट्स की तरफ दोबारा। यूनिवर्सिटी विट्स ने ड्रामा को हीरोइक थीम फराहम किया। अब ये नाम मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं, जिनमें जॉन लिले हैं, थॉमस किड हैं, थॉमस नैश हैं, जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज और क्रिस्टोफर मार्लो हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम क्रिस्टोफर मार्लो का है। उन्होंने सिर्फ ट्रेजेडीज ही लिखी हैं और उनकी फेमस ट्रेजेडीज हैं टेम्बरलेन जो 1590 में लिखी, द जी ऑफ माल्टा 1592 में लिखा गया, एडवर्ड टू इन्होंने लिखा, ये भी 1592 में, और बहुत ही मशहूर इनकी जो तहरीर थी वो था डॉक्टर फॉस्टस, जो उन्होंने 1604 में लिखा। यूनिवर्सिटी विट्स के बाद नाम आता है एलिज़ाबेथन एज में विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर ने लंदन का रुख पोइट्री या प्ले के लिए नहीं किया। ये कुछ और करना चाहते थे, जैसे एक्टिंग वगैरह। इनका शुमार लेट एलिज़ाबेथन और अर्ली जैकोबियन इरा में होता है। लंदन में आकर इन्होंने लॉर्ड
चैम्बरलेन्स मेन में प्ले लिखना शुरू कर दी। ये कंपनी एक्टर्स और प्लेइंग कंपनी थी जिसमें शेक्सपियर ने अपने करियर में ज्यादा अरसा लिखा। हेनरी कैरे इसके पैट्रन थे, जो उस वक्त उनका टाइटल जो था वो लॉर्ड कैम्बरलेन था। इस बिना पर इस कंपनी का नाम रखा गया। शेक्सपियर एक वर्सटाइल शख्सियत के हामिल थे। उन्होंने मुख्तलिफ जॉनरा पर काम किया। शुरू में इन्होंने 3 इमेच्योर कॉमेडीज लिखी। नंबर 1 द कॉमेडी ऑफ एरर्स जो 1594 में लिखी, लव्स लेबर्स लॉस्ट जो 1598 में लिखी, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो 1623 में लिखी। ये वो कॉमेडीज हैं जिन्हें इमेच्योर कॉमेडीज कहा जाता है। उसके बाद विलियम शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस का तज़किरा करते हैं। इन्होंने हिस्ट्री की तरफ अपना रुख किया और अपने मशहूर हिस्टोरिक प्लेस दिए। इनमें सबसे पहले नंबर पर हेनरी IV जो 1597 में लिखा, रिचर्ड II 1595 में लिखा और हेनरी V 1599 में लिखा। इसके बाद वो दोबारा कॉमेडी प्लेस की तरफ आ गए, लेकिन उन्होंने अपनी शोरे आफाक जो ट्रेजेडीज लिखी उनमें से चंद एक मदरजा झील हैं, जिसमें रोमियो जूलियट जो 1597 में उन्होंने लिखी, ट्वेल्थ नाइट 1602 में लिखी, ओथेलो 1603 में लिखी, हैमलेट 1603 में ही लिखी, मैकबेथ 1606 में लिखा इन्होंने, किंग लियर 1606 में, ट्रूलियस एंड क्रिसीडा 1609 में, द विंटर्स टेल 1632 में और द टेम्पेस्ट 1623 में इन्होंने लिखा। और इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं। सबसे आखिर में इनका जो प्ले था वो द टेम्पेस्ट था। इसके बाद उन्होंने कोलैबोरेशन में प्ले लिखे थे। शेक्सपियर के तमाम वर्क्स को देखकर आज भी हमें यकीन नहीं होता कि एक शख्स इतनी वर्सटैलिटीज में कैसे काम, मतलब इतना वर्सटाइल कैसे हो सकता है। उसके बाद नाम आता है ड्रामे में बेन जॉनसन का। बेन जॉनसन 1572 में पैदा हुए और इन्होंने लेट 16th सेंचुरी में कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जी एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, द पोएट स्टार 1602 में, वॉलबोर्न 1606 में, द साइलेंट वुमन 1609 में लिखकर अपना लोहा मनवाया। इसके बाद नाम आता है जॉन वेबस्टर का। इनकी एग्जैक्ट जो डेट ऑफ बर्थ है, पैदाइश की जो तारीख है वो हमें नहीं मिलती, लेकिन जो हमारे पास मतलब जो डेट है वो है जी 1580 में ये तकरीबन पैदा हुए और इन्होंने एक मशहूर प्ले लिखा जिसका नाम था द वाइट डेविल। ये 1612 में लिखा जो ट्रेजेडी थी, और एक इन्होंने रिवेंज ट्रेजेडी लिखी जिसका नाम था डचीज ऑफ मेल्फी जो 1623 में लिखा। ये खूबी थी इनकी कि इनकी ट्रेजेडी और रिवेंज ट्रेजेडी दोनों ही बहुत ही फेमस हुए। इसके बाद और बहुत सारे प्ले राइटर हैं जिन्होंने एलिज़ाबेथन एज में, एलिज़ाबेथन इरा में बहुत अच्छे काम किए, जिसमें थॉमस डेकर जो तकरीबन 1572 में पैदा हुए और इनका सबसे अहम काम है सैट्रियोमास्टिक्स जो 1601 में शाया हुआ। फिर एक और नाम है जी थॉमस मिल्टन का जो 1580 में पैदा हुए और इनका जो मशहूर काम है वो है जी अ चेस्ट मेड इन चिपसाइड जो 1630 में शाया हुआ। एक और नाम है जी थॉमस हेवुड, ये 1575 में पैदा हुए और इनका जो मशहूर काम था वो था जी अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस जो 1607 में पब्लिश किया गया। एलिज़ाबेथन या जैकोबियन एज के इख्तिताम पर नाम आता है जॉन मिल्टन का, जिन्होंने अपनी कामयाबियों का सबूत फराहम किया। ये 1608 में पैदा हुए। शेक्सपियर के बाद सबसे ज्यादा इन्होंने शोहरत हासिल की। इन्होंने क्राइस्ट कॉलेज में तालीम हासिल की। ये अपनी तालीम को ज्यादातर वक्त घर पर देते थे। ये अपने वक्त के बहुत ज़हीन शायर थे। ये सियासत से भी वाबस्ता रहे, इसके साथ साथ मजहब से इनका गहरा ताल्लुक था। 1643 में इन्होंने शादी की, मगर इनकी बीवी ने इन्हें 2 साल बाद छोड़ दिया। इस पर इन्होंने 4 इंटरलिंक्ड पोलेमिकल पम्फलेट्स शाया किए
जो 1643 से 1645 में शाया हुए, ये किस लिए थे? ये थे जी लेजिटिमेसी ऑफ डिवोर्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ स्पाउसल इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें किस चीज के ऊपर फोकस किया गया? द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर, टेट्रा कोडल और कोलेस्ट्रियम। अच्छा जी, इनकी अर्ली पॉइंट्स जो थी, इनमें इन्होंने शेक्सपियर की तारीफ में लिखा ऑन शेक्सपियर, जो 1630 में इन्होंने शाया की। उसके बाद इन्होंने एक और बहुत ही अहम जो नज़म दी, वो थी जी ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23, जो 1631 में शाया हुई। इसके बाद ये पेस्टोरल एलेजी में मूव कर गए। एलेजी किसी मौत पर नज़म लिखने को कहते हैं, और पेस्टोरल एलेजी में इन्होंने शेफर्ड का जिक्र किया। उन्होंने लेसिडस जो 1638 में शाया की, उन्होंने लिखी। मिल्टन ने ये पेस्टोरल एलेजी अपने एक कैम्ब्रिज कॉलेज मेट, जिनका नाम एडवर्ड किंग था, और वो डूब गए थे, और उनका जहाज कोस्ट ऑफ वेल्स में अगस्त 1637 में डूब गया था, उस पर लिखा। इसके बाद 1673 में उन्होंने दुनिया की बेहतरीन सोनेट, जो ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट कहा जाता है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखी। उसके बाद जॉन मिल्टन का सबसे शोरा आफाक काम पैराडाइज लॉस्ट आता है, जो उन्होंने शाया किया 1667 में। ये ब्लैंक वर्स पर मुश्तमिल था, ये एपिक पोइम थी, और 12 किताबों पर मुश्तमिल थी। पैराडाइज लॉस्ट के बाद इन्होंने पैराडाइज रिगेन्ड लिखा, जो 1671 में इन्होंने शाया किया। मिल्टन की शायरी अपने जोरों शोरों पर थी, और 1625 से 1675 को प्योरिटन एज कहा जाता है, या इसे आप मिल्टन एज भी कहते हैं। इस दौरान प्योरिटन असूल इंग्लैंड पर गालिब थे। ये मजहब के साथ गहरा लगाव रखने वाले थे। इस वजह से इन्होंने ओलिवर क्रोमवेल का साथ दिया, जो इंग्लैंड के कमांडर इन चीफ थे, और इन्होंने उनकी सपोर्ट में बहुत सारे पॉम्फलेट भी छापे। ये बादशाह के खिलाफ थे, लेकिन जैसे इंग्लिस्तान में चार्ल्स दोम के बादशाह होने के बाद इनका बुरा वक्त शुरू हो गया, और मिल्टन के वक्त पर ही बहुत सारे लिरिकल पोइट ने शायरी शुरू कर दी। ये वॉर और लव पर शायरी करते थे। ऐसे पोइट्स को कवेलियर पोइट्स कहा जाता है। ये स्कूल ऑफ इंग्लिश पोइट्स थे, जो 17वीं सदी में ऐसी क्लासेस से आए जिसे किंग चार्ल्स वन को सपोर्ट करते थे। इनमें सबसे बड़ा नाम है जी रॉबर्ट हैरिक का। ये 1591 में पैदा हुए, और इनका सबसे अहम काम वो था जी हेस्पराइड्स। ये 1668 में शाया हुआ। इसे बुक ऑफ पोइट्री कहा जाता है। दूसरा नाम है जी रिचर्ड लवलेस। ये 1617 में शाया हुआ। पैदा हुए टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन। इन्होंने काम लिखा जो 1642 में शाया हुआ। उसके बाद थॉमस कैरियो आते हैं जी। ये 1595 में पैदा हुए, और इन्होंने कोलियम ब्रिटानिकम काम लिखा, जो 1634 में शाया हुआ। आखिर में नाम आता है जी सर जॉन सकलिंग का, जो 1609 में पैदा हुए। सेशन ऑफ द पोइट्स, जिन्हें सेशन ऑफ द पोइट्स कहा जाता है, ये 1646 में इन्होंने शाया किया। फिर आते हैं जी प्रोज वर्क पर। प्रोज वर्क में नाम आते हैं थॉमस ब्राउन का। थॉमस ब्राउन जो है ये 1605 में पैदा हुए। इन्होंने प्रोज पर काम किया द रिलीजन ऑफ अ डॉक्टर। ये 1643 में इन्होंने इसे शाया किया। फिर अगला नाम आता है थॉमस होब्स। ये 1588 में आए, और इन्होंने लिवियाथन नामी प्रोज वर्क किया, जो 1651 में शाया हुआ। फिर आते हैं जी थॉमस फुलर, जो 1608 में पैदा हुए, और इन्होंने हिस्ट्री ऑफ द वर्दीज ऑफ इंग्लैंड पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली।
अच्छा जी, इनकी वफात के बाद, ये पोस्ट ह्यूमसली बोलते हैं, शायर की, राइटर की वफात के बाद शाया हो, मतलब ये पहले वफात पा गए थे, बाद में ये शाया हुआ इनका काम 1662 में। लास्ट पे आते हैं जी इजैक वॉटन, जो 1593 में पैदा हुए और इन्होंने द कंप्लीट एंगलर लिखा, जो 1653 में शाया हुआ। इसके बाद दौर आता है रेस्टोरेशन पीरियड का। रेस्टोरेशन पीरियड 1660 से 1666 यानी 6 साल पर मुश्तमिल है। जब 17वीं सदी में चार्ल्स दोम बादशाह बने तो एक तवील अरसे के बाद, काफी अरसा से तख्त पर ना बादशाह था ना मलका, इसीलिए इस दुरानिया को रेस्टोरेशन कहा जाता है और 1660 से इसका आगाज हुआ। रेस्टोरेशन ड्रामा बहुत ही अहम है, इन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया। अब हुआ क्या, रेस्टोरेशन ड्रामा, इससे पहले ओलिवर क्रॉमवेल के दौर में पर्यटन का सिक्का चलता था, इसलिए अदब अंग्रेजी में कोई काम ना हुआ। लेकिन जैसे ही चार्ल्स दोम बादशाह बने, उन्होंने आर्ट फन में बहुत रगबत होने की वजह से थिएटर को दोबारा आबाद करवाया, जिसमें दोबारा लिटरेचर की तरफ वापसी हुई। यही वजह है रिस्टोरेशन पीरियड को रिस्टोरेशन ऑफ ड्रामा कहा जाता है और उसमें सबसे बड़ा नाम है जॉन ड्रेडन का। ये 1631 में पैदा हुए, इन्हें पोइट लॉरिएट 1668 में बनाया गया, यानी कि सरकारी शायर 1668 में बनाया गया। ये शेक्सपियर और बेन जॉनसन के बाद द ग्रेटेस्ट प्ले राइट भी थे। इनका कोई सानी नहीं था, ये प्रोज क्रिटिसिज्म और ट्रांसलेटर भी थे। इनकी शोहरत की वजह से इनके दौर को एज ऑफ ड्रेडन कहा जाता है। यहाँ एक बात बहुत ही अहम है कि जॉन ड्रेडन जो थे वो पहले प्योरिटन थे, यानी ओलिवर क्रॉमवेल को फॉलो करते थे, मगर जैसे चार्ल्स दोम की वापसी हुई, इन्होंने मोनार्की को अडॉप्ट किया और अपने नजरियात तब्दील कर दिए। चार्ल्स दोम के आने के बाद इन्होंने चार्ल्स दोम के लिए एक नज्म लिखी जिसका नाम था एस्ट्रिया रिडक्स। ये 1660 में शाया हुई और ये राइम्ड कपलेट्स पर मुश्तमिल थी। उसके बाद इन्होंने हिज सेक्रेड मैजेस्टी 1661 में लिखी, मैक फ्लैक ने 1682 में इन्होंने लिखी, ये मोक हीरोइक स्टायर था थॉमस शैडवेल पर। उसके बाद ऑल फॉर लव 1677 में ये हीरोइक प्ले था जो ब्लैक वर्स में इन्होंने लिखा। और आखिर में है जी एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, जो 1668 में इन्होंने लिखी, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म था। रेस्टोरेशन पीरियड में कॉमेडी ऑफ मैनर्स पर काम जो है वो भी हुआ। जिसमें सबसे पहले नाम आता है जॉर्ज एथरिज का। जॉर्ज एथरिज 1636 में पैदा हुए और इन्होंने शी वुड इफ शी कुड शाया किया 1668 में। उसके बाद नाम आता है विलियम कॉन्ग्रेव का, ये 1670 में पैदा हुए। लव फॉर लव इन्होंने लिखा 1695 में। फिर विलियम वेशले आते हैं, ये 1641 में पैदा हुए और इन्होंने द कंट्री वाइफ 1675 में शाया किया। फिर आते हैं जी जॉन वेनब्रो, ये 1664 में पैदा हुए। द रिप्लेस ऑफ वर्च्यू इन डेंजर, ये 1696 में शाया किया गया। इसके बाद शुरू होती है ऑगस्टन, जिसे न्यू क्लासिकल एज कहते हैं। ये 1700 से 1750 के दरमियान का जो टाइम है, ये ऑगस्टन या न्यू क्लासिकल एज कहलाता है। ये एज चलती है किंग जॉर्ज वन और दोम और क्वीन एन के अहद में, जो 18वीं सदी के इब्तदाई आधी सदी में शुमार की जाती है। इसमें किंग जॉर्ज वन, जॉर्ज दो हैं और क्वीन एन है। इसमें सबसे बड़ा नाम है जी अलेक्जेंडर पोप का, जो मई 1688 में पैदा हुए। ये पोइट्री और प्रोज दोनों पर ही कमाल रखते थे, महारत थी इनकी। उन्होंने अपने एक कंटेम्प्रेरी पर अटैक करते हुए एक मोक एपिक भी लिखी थी। इन्होंने एक इंडिपेंडेंट पोएम लिखी
एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो 1711 में शाया हुई। इसमें सबसे अहम कोटेशंस हैं जो आज भी इस्तेमाल होती हैं। टू err is human, to forgive divine, the little learning is a dangerous thing, fools rush in where angels fear to tread। ये वो अहम कोटेशंस हैं जो इनके इन ऐसे एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म से ली गई। अलेक्जेंडर पोप का एक बहुत ही अहम काम द रेप ऑफ द लॉक है। ये 1712 में इसके 2 कैंटूज शाया हुए, फिर उसके बाद 1714 में टोटल 5 कैंटूज इन्होंने शाया कर दिए। इसे मोक एपिक कहा जाता है। एपिक में इन्होंने थोड़ी सी जिद्दत डाली और मोक एपिक इन्होंने बयान की। इनके क्लासिकल वर्क्स भी हैं। इन्होंने अपने क्लासिकल वर्क्स में इलेड जो 1720 में शाया की और ओडेसी जो 1726 में इन्होंने शाया की। इन्होंने बेसिकली इन दोनों का तर्जुमा किया था। उसके बाद नाम आता है ओलिवर गोल्डस्मिथ का। ओलिवर गोल्डस्मिथ नवंबर 1728 में पैदा हुए। इन्होंने भी हीरोइक कपलेट पर काम किया और अपनी 2 मशहूर पोइम्स, जिनमें नंबर 1 है द ट्रैवलर जो इन्होंने 1764 में पब्लिश की, और दूसरी है द डिजर्टेड विलेज जो 1770 में शाया हुई। उसके बाद नाम आता है जी थॉमस ग्रे का। थॉमस ग्रे अपनी एज के बहुत ही शानदार पोएट जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी बहुत ही मशहूर नज़म ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज जो 1747 में इन्होंने लिखी। इसमें उन्होंने बहुत ही शानदार फ्रेज मुतारिफ करवाया, इग्नोरेंस इज ब्लिस। और दूसरी इनकी सबसे अहम पोएम थी, वो थी एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड जो 1751 में शाया हुई। उसके बाद द बार्ड, ये एक ओड इन्होंने लिखी थी जो 1757 में शाया हुई, और द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी जिसे इन्होंने 1757 में ही शाया किया। उसके बाद नाम आता है जी विलियम ब्लेक का। विलियम ब्लेक लिरिकल पोएम्स इन्होंने लिखी। इन्होंने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखा। ये इन्होंने 1789 में शाया किया। ये इस दौर के बहुत ही मशहूर कारनामा था। इसमें इन्होंने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को बयान किया और फिर सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को भी बयान किया। आगे नाम अगर चल दें तो रॉबर्ट बर्न्स का नाम आता है जो जनवरी 1759 में पैदा हुए। ये स्कॉटलैंड के नेशनल पोएट थे, तो इन्होंने स्कॉटिश लैंग्वेज में एक पोएम लिखी ओड लैंग सिन जो 1788 में शाया हुई और इनकी सबसे बेहतरीन नज़म है। अब इसके साथ साथ ही रोमांटिक पोइट्री भी आ रही थी, यानी रोमांटिसिज्म बढ़ रहा था। तो सबसे पहले जो पेशेरू थे, फोररनर पोइट्स थे रोमांटिक पोइट्री के, उनमें एक नाम है विलियम कूपर का जो 1731 में पैदा हुए, और दूसरा नाम है जी विलियम कॉलिंस का जो 1721 में पैदा हुए। अब डेवलपमेंट ऑफ नॉवल का आगाज हुआ, तो इसमें सबसे पहले जो नॉवल लिखा गया वो था डैनियल डेफो जो 1660 में एक जर्नलिस्ट हैं जो कि प्लेग पर लिखा करते थे, यानी लंदन में उस वक्त प्लेग फैल रहा था। इस पर ज्यादातर ये बात करते थे। उनका एक जर्नल था जिसका नाम था रिव्यू। उस वक्त उन्होंने एक नॉवल लिखा जिसका नाम था रॉबिन क्रूसो। ये एक रियल कहानी पर मुश्तमिल था। उन्होंने सबसे पहले नॉवल लिखने का आगाज किया। फिर नाम आता है जी रिचर्ड स्टील का, जिन्होंने डेवलपमेंट ऑफ प्रोज पर काम किया, जो 1672 में पैदा हुए। और साथ ही नाम आता है जोसेफ एडिसन का। अगर हम प्रोज का जिक्र करें तो ऑगस्टन एज में जोनाथन स्विफ्ट बहुत ही मशहूर नाम है। ये बहुत ही बड़े स्टैटिस्ट थे। इन्होंने
जॉन ड्रैडन पर स्टार किया। तो उसके लिए उन्होंने लिखा द बैटल ऑफ द बुक्स, जो 1704 में शाया हुई। उसके बाद उन्होंने स्टार किया बहुत ही खूबसूरत इनका काम था अ टेल ऑफ अट्टा, जो 1704 में शाया हुआ। ये बेसिकली इंसान की बेहतरी पर लिखे जाने वाली किताब थी। फिर उन्होंने एक बेहतरीन काम लिखा गलिवर्स ट्रैवल, जो 1726 में शाया हुआ, और इस पर इन्होंने मिस एंथ्रोप यानी लोगों को संजीदा पढ़ने के लिए एक बेहतरीन काम गलिवर्स ट्रैवल था। उसके बाद उन्होंने एक और स्टार लिखा जिसका नाम था अ मॉडेस्ट प्रपोजल, जो 1729 में लिखा गया। उसके बाद नाम आता है जी सैमुअल जॉनसन का, जिनकी एज को एज ऑफ सैमुअल जॉनसन कहा जाता है। ये सितंबर 1709 में पैदा हुए। इनका अंग्रेजी के लिए एक बहुत ही अहम जरूरी काम वो था जी इंग्लिश डिक्शनरी, जो 1755 में इन्होंने शाया की। यानी अंग्रेजी की प्रॉपर डिक्शनरी जो थी वो सैमुअल जॉनसन ने 1755 में लिखी। इसके साथ साथ इन्होंने एक बहुत ही अहम पम्फलेट लिखा द रैम्बलर, जो 1750 में शाया हुआ। और एक और इनका काम था जी लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोएट्स, जो 1779 में इन्होंने किया। ये गुर्बत में लिखे जाने वाले बेहतरीन इनके काम थे। 52 पोएट्स के लिए ये लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोएट्स लिखा। अच्छा जी, जॉन डन, जॉन ड्रैडन, पोप, जॉर्ज मिल्टन और इन सब को इन्होंने इसमें शामिल किया। फिर उसके बाद सैमुअल जॉनसन की जिंदगी में हमें बहुत ज्यादा मालूमात जेम्स बॉसवेल की एक किताब है लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, जो 1791 में शाया हुई, वो हमें मिलती है। इसके बाद नाम आता है एडवर्ड गिवन, जो मई 1737 में पैदा हुए। ये इंग्लिश हिस्टोरियन हैं। इन्होंने 6 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल एक शानदार काम किया, जिसको कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। ये 1776 में शाया हो गया। इस दौरान मिड 18th सेंचुरी आ गई थी और नॉवल ने सही कामयाबी समेटी। तो सबसे पहले नाम आता है सैमुअल रिचर्डसन का, जो अगस्त 1699 में पैदा हुए, जिन्होंने खतो किताबत पर मुश्तमिल नॉवल लिखा पैमेला 1740 में, जो शाया हुआ। उसके बाद इन्होंने द क्लैरिसा लिखा, जो 1747 में शाया हुआ। उसके बाद नाम आता है नॉवल में हेनरी फील्डिंग का। ये अप्रैल 1707 में पैदा हुए। इन्होंने पैमेला के लिए के जवाब में जोसेफ एंड्रयूज लिखा 1742 में, और क्लैरिसा के जवाब में टॉम जोन्स लिखा, जो 1749 में शाया हुआ। उसके बाद इनका लास्ट नॉवल था एमिलिया, जो 1751 में शाया हुआ। नॉवल की ही बात करें तो आगे नाम आता है लॉरेंस स्टर्न का, जो नवंबर 1713 में पैदा हुए। ट्रिस्ट्रम शैंडे इन्होंने लिखा, ये 1759 में शाया हुआ। ये 9 वॉल्यूम्स में मुश्तमिल था, जिसमें से पहले 2 वॉल्यूम्स 1759 में और बाकी 7 अगले 7 सालों में शाया हुए। फिर उन्होंने दूसरा अहम काम किया अ सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली, जो 1768 में शाया हुआ। अच्छा जी, इसी साथ गॉथिक नॉवल भी लिखे जा रहे थे। तो गॉथिक नॉवल में सबसे बेहतरीन नाम वो है जी होरेस वॉलपूल का, जो सितंबर 1717 में पैदा हुए, और इन्होंने सबसे अहम गॉथिक नॉवल लिखा द कासल ऑफ ओट्रांटो, जो 1764 में शाया हुआ। ये रॉबर्ट वॉलपोल के बेटे थे, जो बर्तानिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। इसके साथ ही ऑगस्टन एज इख्तिताम पजीर होती है और नाम आता है रोमांटिक्स एज का। रोमांटिक एज 1800 से 1850 तक चलती है। रोमांटिक एज का आगाज होता है लिरिकल बैलेड से। 1798 में लिखे जाने वाले
इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक का बोलबाला कर दिया। इसे विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने मिलकर रोमांटिक एज की शुरुआत की। इसमें दो जनरेशन हैं जी, एक है जी फर्स्ट जनरेशन और दूसरी है सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में विलियम वर्ड्सवर्थ जो 1770 में पैदा हुए, एस.टी. कॉलरिज 1772 में पैदा हुए, रॉबर्ट साउथी हैं जो 1774 में पैदा हुए और इन्हें लेक पोइट्स भी कहा जाता है। उसके बाद सेकंड जनरेशन आती है और उसमें नाम आते हैं लॉर्ड बैरन के जो 1788 में पैदा हुए, पी.बी. शैले 1792 में और जॉन कीट्स 1795 में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ अप्रैल 1770 में पैदा हुए। ये कैम्ब्रिज में इन्होंने अपनी तालीम हासिल की। इनको फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत इन्फ्लुएंस किया। ये 1843 से 1850 में पोइट लॉरिएट बने, यानी कि इंग्लैंड के शायर बने। इन्होंने लिरिकल बैलेट जो 1798 में एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलकर शाया हुआ। अब जरा इसकी बहुत ही अहम बात जरा मुलाहिजा फरमा लीजिए कि सबसे पहले जो लिरिकल बैलेट का सबसे पहले एडिशन शाया हुआ वो 1798 में शाया हुआ विदाउट प्रीफिस के। 1800 में जाकर विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसका प्रीफिस लिखा और ये नाम पड़ गया प्रीफिस टू लिरिकल बैलेट्स। फिर उसके बाद इसका थर्ड शुमारा 1802 में और फोर्थ वन एडिशन जो था वो 1805 में शाया हुआ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बहुत ही अहम काम वो था इनका द प्रिल्यूड। ये सेमी ऑटोबायोग्राफी थी जो 14 किताबों पर मुश्तमिल थी जो 1850 में इन्होंने शाया की। इन्हें पोइट्स ऑफ नेचर कहा जाता है। इसमें इन्होंने डोरोथी का जिक्र किया। फिर उसके बाद द बॉर्डर्स इन्होंने लिखा जो वर्स्ट ट्रेजेडी थी, यानी शायरी की लिखी गई ट्रेजेडी। 1795 से 1797 में ये शाया हुई। उसके बाद नाम आता है सैमुअल टेलर कोलरिज का जो अक्टूबर 1772 में पैदा हुए। इन्होंने 4 पोइम्स लिखी। इनकी 4 पोइम्स जो थी वो लिखने से ये स्टार बन गए, यानी कि लिरिकल बैलेड में इन्होंने 4 नज़में लिखी थी जिससे ये स्टार बन गए। लिरिकल बैलेड की सबसे पहली नज़म है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर और ये बहुत ही अहम नज़म है। इसके अलावा इन्होंने एक क्रिटिकल वर्क किया जिसका जो ऑटोबायोग्राफी थी बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये 1817 में शाया हुआ। ये असल में शॉर्ट प्रीफेस था टू अ कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स। ये उन्होंने खुद अपने बारे में लिखा, शॉर्ट प्रीफेस टू अ कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स और इन मैथोडिकल मिसलेनी ऑफ लाइफ एंड ओपिनियंस, जिसे इन्होंने बयान किया। इसके बाद नाम आता है जी रॉबर्ट साउथी का, फर्स्ट जनरेशन के आखिरी पोइट जो अगस्त 1774 में पैदा हुए। ये पोइट लॉरेट बने थे जी 1813 से 1843 तक। इनके बाद फिर विलियम वर्ड्सवर्थ बने थे। अपनी डेथ तक ही ये पोइट लॉरेट ही रहे। इनका सबसे बेहतरीन काम था वॉट टेलर जो 1817 में शाया हुआ और दूसरा अहम काम द डॉक्टर जो 1834 में शाया हुआ। तो फर्स्ट जनरेशन का इख्तिताम होता है यहाँ पर और इसी के साथ नेक्स्ट जनरेशन जो है वो शुरू होती है जिसे सेकंड जनरेशन कहते हैं। सेकंड जनरेशन में सबसे पहला नाम है जी लॉर्ड बैरन का। ये जनवरी 1788 में पैदा हुए। ये शायर के साथ साथ पॉलिटिशियन भी थे और रोमांटिक मूवमेंट के ये वन ऑफ द लीडिंग फिगर भी थे। इनके मशहूर कामों में सबसे बेहतरीन काम था जी डॉन जॉन जो 1819 में शाया हुआ। उसके बाद इन्होंने बहुत ही अहम काम चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज जो 1818 में शाया किया और इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स जो 1809 में इन्होंने शाया किया। उसके बाद
पीबी शैले का जिक्र होता है, वो अगस्त 1792 में पैदा हुए। पीबी शैले उस वक्त बहुत ही विजनरी शायर थे। उनके ख्यालात की वजह से उन्हें ऑक्सफोर्ड से बाहर कर दिया गया और उनको हैरोल्ड ब्लूम, जो अमेरिकी अदबी नुकात थे, उन्होंने कहा था कि ये एक लिरिकल पोइट विदाउट राइवल है। और एक और बात उन्होंने कहा था, अ सुपर्ब क्राफ्ट्समैन है। इन्होंने सबसे अहम काम किया जी ओड टू द वेस्ट विंड, जो 1820 में शाया हुआ। फिर इन्होंने एक और पोएम लिखी, टू अ स्काईलार्क, जो 1820 में शाया हुई। प्रोमेथियस अनबाउंड, जो 1820 में शाया हुई। अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, जो 1821 में शाया हुई। एडोनियस, जो 1821 में शाया हुई। और जेस्ट्रोजी रोमांस, जो 1810 में शाया हुआ। उसके बाद नाम आता है जी जॉन कीट्स का, जो अक्टूबर 1795 में पैदा हुए। इनका सबसे अहम काम एंडीमियन 1818 में शाया हुआ। इनकी नज़में इनकी टीबी से वफात से तकरीबन 4 साल पहले शाया हुई और 1821 को सिर्फ 25 साल की उम्र में ये टीबी की वजह से वफात पा गए। इन्होंने थोड़ी सी उम्र में इंग्लिश पोइट्री की परफेक्शन के लिए वक्फ कर दी, मतलब इन्होंने कहा कि अंग्रेजी शायरी को परफेक्ट किया जाए। और इन्होंने सबसे अहम काम जो एंडीमियन है, एक लॉन्ग पोइम थी जो उन्होंने मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के मुवाजने में लिखी। इसके अलावा इनका बहुत ही अहम काम ला बेल डैम्स एंड मर्सी है, जो 1819 में शाया हुआ। ओड टू साइकी है जी, 1819 में शाया हुई। ओड टू नाइटिंगेल 1819 में शाया हुई। ओड टू ऑटम है, जो 1821 में शाया हुई। और ओड टू अ ग्रेशियन अर्ल, जो 1820 में शाया हुई। इसी दौरान विक्टोरियन एज का आगाज शुरू हो गया, जिसमें सबसे पहला नाम एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का आता है। ये 1809 में पैदा हुए, अगस्त 1809 में। इन्होंने इनकी पैदाइश के दौरान ही रोमांटिक्स अरूज पर थे। इनका सबसे अहम काम द लोटस ईटर्स, जो 1832 में शाया हुआ। उसके बाद इन्होंने एक और अहम काम किया, द लेडी ऑफ शार्लट, 1833 में ये शाया हुआ। इन मेमोरीज AHH, ये थे जी आर्थर हेनरी हेलम। ये कैम्ब्रिज के इनके दोस्त थे, जो 1833 को 22 साल की उम्र में वफात पा गए। तो उनकी रूह की आराम के लिए ये इन्होंने ये लिखा। उसके बाद है जी डिमीटर एंड अदर पॉइंट्स, जो 1884 में शाया हुई। और इनका आखिरी काम है जी क्रॉस द बार, जो 1899 में शाया हुआ। विक्टोरियन एज में नेक्स्ट नेम है, वो है जी रॉबर्ट ब्राउनिंग का। बहुत ही अहम नाम। ये मई 1812 में पैदा हुए, जिनकी पैदाइश से ही तकरीबन रोमांटिक इरा शुरू हो गया। यानी कि रोमांटिक इरा में ये पैदा हुए थे, लेकिन विक्टोरियन एज में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखी, यानी कि इनकी वजह शोहरत या ये पहचाने जाते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से। और ड्रामेटिक मोनोलॉग से ही विक्टोरियंस जो थे वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुए। इनको ड्रामा लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने अपनी शादी की थी जी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के साथ 1806 में, जो खुद एक विक्टोरियन एज की बहुत बड़ी शायरा थी। इनके मशहूर काम में सबसे पहले आता है जी क्रिसमस ईव एंड ईस्टर डे, ये 1850 में इन्होंने शाया किए। उसके बाद आता है जी बिशप ब्लोरमैन's अपॉलॉजी, ये 1855 में शाया हुई। मैन एंड वुमन 1855 में शाया हुआ। और आखिरी इनका जो बहुत ही अहम काम है वो है जी ड्रामेटिस पर्सोना, ये 1864 में शाया हुई। इसके बाद इन्हीं की वाइफ का जिक्र करते हैं जी,
एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ये मार्च 1806 में पैदा हुई। इनका बचपन जो था वो कंट्री हाउस में गुजरा और इनकी सबसे मशहूर पोइम थी कासा गोडी विंडोज अ पोइम, जो 1851 में इन्होंने शाया की। फिर इन्होंने एक और मशहूर नज़म थी अरोरा ले, जो 1856 में शाया हुई। इसके बाद नाम आता है जी मैथ्यू आर्नल्ड का। ये विक्टोरियन एज के तीसरे बहुत बड़े शायर थे। इन्हें कल्चरल क्रिटिक कहा जाता था। इन्होंने स्कूलों में इंस्पेक्टर का काम किया क्योंकि इनके वालिद साहब स्कूल में हेडमास्टर थे। इनके मशहूर कामों में सबसे पहला है जी द स्कॉलर जिप्सी, ये 1853 में शाया हुई। फिर है जी थायरेसिस, ये 1865 में, और डॉवर बीच 1864 में शाया हुई। उसके बाद नाम आता है जी डीजे रुस्सेटी। रुस्सेटी में 1828 को पैदा हुए। ये शायर होने के साथ साथ एक पेंटर ट्रांसलेटर भी थे। इनका पूरा नाम है जी गैब्रियल चार्ल्स डेंटे रुस्सेटी और इनकी मशहूर नज़में हैं जी द ब्लेस्ड डेमोजिल, जो 1850 में शाया हुई, द हाउस ऑफ लाइफ 1881 में। ये बेसिकली एक इंग्लिश ग्रुप था जी, फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री, जिससे ये ताल्लुक रखते थे और ये फितरत पर लिखने को तरजीह देते थे। इसके बाद डीजे रिस्सोटी की सिस्टर है जी क्रिस्टीना रिस्सोटी, जो दिसंबर 1830 में पैदा हुई। ये रोमांटिक, डिवोशनल और चिल्ड्रंस पोइम लिखती थी। इनकी मशहूर नज़म है जी गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोइम्स, 1862 में शाया हुई। उसके बाद नाम आता है जी जीएम हॉपकिंस, यानी कि जेरार्ड मैनले हॉपकिंस। ये जुलाई 1844 में पैदा हुए और इनका सबसे मशहूर काम है जी कैरियन कंफर्ट, 1885 में शाया हुआ। फिर है जी गॉड्स ग्रैंडर, जो 1877 में शाया हुआ, और आखिरी है जी पाइड ब्यूटी, जो 1877 में शाया हुई। अब विक्टोरियन एज में बारी आती है जी प्रोज की। सबसे पहले नाम आता है जी चार्ल्स लैम का, जो फरवरी 1775 में पैदा हुए। इन्होंने पोइट के तौर पर अपने करियर का आगाज किया और एसटी कॉलेज के साथ ही अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन किस्मत ने इनका साथ ना दिया। लेकिन प्रोज ने शोहरत की बुलंदियों पर इन्हें पहुंचाया। इन्होंने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा। ये इनका सबसे मशहूर काम है जी 1807 में। फिर इन्होंने एसेज ऑफ एलिया, बहुत ही मशहूर काम, 1823 में लिखा। द लास्ट एसेज ऑफ एलिया इन्होंने 1833 में शाया किए और इन्हें प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। जिस तरह फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है, तो इन्हें प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। इनके एसेज लिखने में इनकी सिस्टर मैरी एन लैम जो हैं, इन्होंने बहुत ही अहम किरदार अदा किया। उसके बाद नाम आता है जी विलियम हैजलिट का। ये दरहकीकत शेक्सपियर के प्लेस के जो कैरेक्टर थे ना, उनका एनालिसिस करते थे। ये अप्रैल 1778 में पैदा हुए। ये एसेइस्ट, इंग्लिश एसेइस्ट थे, ड्रामा निगार थे, लिटरेरी क्रिटिक थे। इनका शुमार सैमुअल जॉनसन और जॉर्ज ऑरवेल के साथ ही होता है। उसके साथ साथ थॉमस मैकॉवले हैं, जो अक्टूबर 1800 में पैदा हुए। जॉन रस्किन हैं, जो फरवरी 1819 में पैदा हुए, और मैथ्यू आर्नल्ड हैं, जो दिसंबर 1822 में पैदा हुए। लुइस कैरल हैं, जो जनवरी 1832 में पैदा हुए। इन्होंने भी प्रोज में बहुत ही अहम काम सरंजाम दिया। अब यहां पर एक बात काबिल गौर है कि जब नॉवल की बात आती है तो सबसे ज्यादा मकबूलियत विक्टोरियन नॉवल के शुरू होने से पहले ही जेन ऑस्टन की हम बात करते हैं तो जेन ऑस्टन को मिलती है। जेन ऑस्टन दिसंबर 1775 में पैदा हुई और इन्होंने रोमांटिक एज में लिखना शुरू कर दिया था। तो ये यूं समझ लीजिए कि प्री विक्टोरियन एज है में इनका शुमार होता है, लेकिन विक्टोरियन एज ही आती है क्योंकि इन्होंने रोमांटिक एज, रोमांटिक इरा में लिखना शुरू कर दिया था।
इनके 6 मशहूर और मारूफ नॉवेल्स हैं जिनकी वजह से ये पहचानी जाती हैं, जिनमें सबसे पहले इन्होंने लिखा सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो 1811 में इन्होंने शाया किया, प्राइड एंड प्रेजुडिस जो 1813 में बहुत ही शोहरा आफाक इनका नॉवल है। फिर मैंसफील्ड पार्क है जी 1814 में शाया हुआ, एमा 1815 में शाया हुई, नोथेंजर एबे 1817 में और परसुएशन 1817 में शाया हुआ। ये अपने न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग की वजह से बहुत मशहूर है। इनके बाद नाम आता है नॉवल में ही सर वॉल्टर स्कॉट का। ये अगस्त 1771 में पैदा हुए। इन्होंने भी रोमांटिक एज में ही हिस्टोरिकल नॉवल लिखना शुरू कर दिए और इनके सबसे मशहूर और मारूफ नॉवेल्स में सबसे पहले आता है जी वेवरले जो 1814 में शाया हुआ, रॉब रॉय 1817 में और एवानहो ये 1819 में शाया हुआ। अब ये जेन ऑस्टन और सर वॉल्टर स्कॉट को हम प्री विक्टोरियन एज के पोएट्स, राइटर्स, नॉवलिस्ट कह सकते हैं। तो यहाँ से विक्टोरियन नॉवलिस्ट का आगाज होता है। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है जी चार्ल्स डिकन्स का। ये विक्टोरियन एज के सबसे मशहूर नावल निगार कहलाए जाते हैं। इनके नॉवेल्स की वजह शोहरत उनके नॉवेल्स के किरदार हैं। जो भी इनके नॉवेल्स के किरदार पढ़ ले वो कभी नहीं भूलता। ये अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा शोहरत हासिल करने वाले मुसन्निफ थे। ये 1812 में पैदा हुए। इनका सबसे अहम जो नॉवल था वो था द पिकविक पेपर्स। ये 1836 में शाया हुआ। उसके बाद फिर स्केचेस ऑफ बोज। अब इसमें ये बोज खुद को बताते हैं। ये 1836 में शाया हुआ। फिर ओलिवर ट्विस्ट जो 1838 में शाया हुआ, ब्लीक हाउस 1853 में शाया हुआ, अ टेल ऑफ टू सिटीज 1859 में शाया हुआ और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो 1861 में शाया हुआ। इसके बाद नाम आता है जी विलियम मेकपीस थैकरे का। ये जुलाई 1811 को पैदा हुए। ये चार्ल्स डिकन्स के मध्य मुकाबिल थे। यानी जब चार्ल्स डिकन्स शोहरत की बुलंदियों को छो रहे थे तब ये सख्त मेहनत करके अपना मकाम बनाने की कोशिशों में मसरूफ थे। इनके मशहूर काम में है जी बैरी लैंडन जो 1844 में इन्होंने शाया किया, वैनिटी फेयर 1847 से 1848 में शाया हुआ, द बुक ऑफ स्नब्स ये 1848 में शाया हुआ, द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एजमंड 1852 में शाया हुआ और द वर्जीनियंस ये 1859 में शाया हुआ। उसके बाद नॉवल में नाम आता है ब्रॉन्टे सिस्टर्स का। ब्रॉन्टे सिस्टर में सबसे पहले नाम आता है जी शार्लेट ब्रॉन्टे जो जेन आयर इन्होंने लिखा था 1847 में। ये अप्रैल 1816 में पैदा हुई और इनका सबसे मशहूर जो नॉवल है वो है जी जेन आयर जो 1847 में पब्लिश हुआ। फिर इनकी बहन है जी एमिली ब्रॉन्टे। ये जुलाई 1818 में पैदा हुई और इनका बहुत ही मशहूर नॉवल है वुदरिंग हार्ट्स जो 1847 में शाया हुआ। इनकी थर्ड सिस्टर है जी एन ब्रॉन्टे। ये जनवरी 1820 को पैदा हुई और इन्होंने सबसे अहम नॉवल लिखा द टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल 1848 में ये शाया हुआ। अच्छा, अब तक और आगे बहुत सारे जो हमने ये नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, पोइट्स का जिक्र किया है, इनके जो बहुत ही अहम काम है वो मैं अब आपके सामने रख रहा हूं। इन्होंने और बहुत सारे काम किए हैं। उसके बाद नॉवल में नाम आता है मैरी एन इवंस का। मैरी एन इवंस ने अपना पेन नेम जॉर्ज एलियट जिसके वो मशहूर हुई, ये नवंबर 1819 में पैदा हुई और ये जॉर्ज एलियट के नाम से अपने बुक्स, अपने नॉवेल्स पब्लिश करवाती थी। इन्होंने 7 नॉवल लिखे जिन्होंने तहलका मचा दिया। सबसे पहले है जी एडम बीट जो 1859 में पब्लिश हुआ। फिर है द मिल ऑन द फ्लॉस ये 1860 में पब्लिश हुआ। सेलिनास मैरिनर जो 1861 को शाया हुआ। रोमोला ये 1863 को शाया हुआ। फेलिक्स होट द रेडिकल 1866 को शाया हुआ और मिडल मार्च जो 1871 को शाया हुआ। और इनका आखिरी नॉवल है डैनियल डुरांडा जो 1876 को शाया हुआ। इनके बाद बहुत ही मशहूर नॉवलिस्ट हैं जी थॉमस हार्डी। जून 1840 को ये पैदा हुए। हर तरह के नॉवल पढ़ने वालों को इनके नॉवेल्स बहुत पसंद हैं। ये
पोइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवलिस्ट थे। इन्होंने वेसिक्स नाम की जगह को मुतारिफ करवाया, यानी कि ये अपने ही नॉवल की सेटिंग में वेसिक्स की जगह बयान करते हैं। ये जॉर्ज एलियट की तरह विक्टोरियन रेवोल्यूशनिस्ट थे। वर्ड्सवर्थ की शायरी और रोमांटिक्स की पोइट्री को ये बहुत पसंद करते थे। इनके मशहूर नॉवल हैं फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जो 1874 में शाया हुआ। फिर है जी द रिटर्न ऑफ द नेटिव, जो 1878 में शाया हुआ। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, जो 1886 में शाया हुआ। टेस्ट ऑफ द डबरविल, जो 1891 में शाया हुआ। और आखिरी इनका बहुत ही अहम काम अ चेंज्ड मैन, जो 1913 को शाया हुआ। इनके नॉवेल्स को शुरू में रिजेक्ट कर दिया गया था, मगर बाद में वक्त ने देखा कि हार्डी के नॉवेल्स को बहुत ही अहमियत मिली। इनके बाद नाम आता है जोसेफ कॉनरैड का। ये दिसंबर 1857 को पैदा हुए। ये पोलैंड के मुसन्निफ थे और इनको इंग्लिश नहीं आती थी, और बाद में इन्होंने अंग्रेजी सीखी और इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ही नायाब नॉवेल्स दिए। उनके मशहूर नॉवल हैं लॉर्ड जिम, जो 1900 में पब्लिश हुआ। हार्ट ऑफ डार्कनेस 1902 में पब्लिश हुआ। नोस्ट्रोमो 1904 में पब्लिश हुआ। द सीक्रेट एजेंट 1907 में पब्लिश हुआ। इसी तरह 1901 आते आते क्वीन विक्टोरिया की मौत हो गई, और क्वीन विक्टोरिया की मौत के साथ विक्टोरियन एज इख्तिताम पजीर होती है और 20वीं सेंचुरी का आगाज शुरू होता है। और उनके बाद जो दौर है वो है जी किंग एडवर्ड सेवंथ का, जो 1901 से 1910 तक उनकी हुकूमत का आगाज होता है। इसमें बहुत ही 20वीं सदी में कुछ शायर, नॉवलिस्ट जो विक्टोरियन एज में भी थे और 20वीं सदी में भी थे, जैसे जोसेफ कॉनरैड, थॉमस हार्डी, इन्होंने इस पे काम किया। तो इस वक्त को एडवर्डियन इरा या एज भी कहते हैं। इस दौर के बहुत सारे लिखारी हकीकत पर मबनी तसानीफ लिख रहे थे, जो फितरती रसूम और रिवाज से लबरेज थी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रुडयार्ड किपलिंग, जो दिसंबर 1865 को पैदा हुए। अब इनका जो पैदाइश का मुकाम था वो इंडिया था। इनके वालिद साहब एक आर्टिस्ट थे और वो पाकिस्तान के मशहूर शहर लाहौर के अजायब घर के मुहाफिज बने, तो अपनी फैमिली को यानी रुडयार्ड किपलिंग वगैरह को लाहौर ले आए। इनका सबसे अहम काम रिकी टिकी टावी 1894 में शाया हुआ। द जंगल बुक बहुत ही शोरा आफाक काम 1894, और किम जो 1901 में शाया हुआ। ये कॉलोनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ लिखते थे और व्हाइट मैन को बड़ा सुपीरियर मानते थे। इनके बाद नाम आता है जी इनके कंपेटिटर का, जिसका नाम है H.G. वेल्स। H.G. वेल्स ये सितंबर 1866 को पैदा हुए। इन्होंने ये एक प्रोलिफिक थे, दर्जनों नॉवेल्स लिखे। ये शॉर्ट स्टोरी, हिस्टोरिक स्टायर, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज लिखते थे। इन्होंने साइंस फिक्शन पर बहुत सारा काम किया। इनके मशहूर काम मदरजा झेल हैं वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, जो 1905 में शाया हुआ। द लॉन्गेस्ट जर्नी 1907 में शाया हुआ। अ रूम विद अ व्यू 1908 में शाया हुआ। हॉवर्ड्स एंड 1910 में शाया हुआ। अ पैसेज टू इंडिया 1924 में शाया हुआ, और म्यूरिस 1971 में शाया हुआ। इसके बाद नाम आता है E.M. फॉस्टर का। E.M. फॉस्टर इन्होंने 6 मशहूर नॉवेल्स लिखे हैं, जिनमें सबसे पहले है जी द टाइम मशीन 1895 में, द इनविजिबल मैन 1897 में, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स 1897 में ही, द फर्स्ट मैन इन द मून 1901 में, और द फूड ऑफ द गुड्स एंड हाउ इट कम टू अर्थ 1903
1904 में इन्होंने लिखा। उसके बाद बहुत ही अहम नॉवलिस्ट हैं मॉडर्निज्म के। यहां से मॉडर्निज्म का आगाज होता है। तो मॉडर्निज्म के सबसे अहम नॉवल, जिसे आप 20वीं सदी भी कह सकते हैं, बहुत ही अहम नाम D.H. लॉरेंस का है। इन्हें बहुत बड़े पैमाने पर पढ़ा गया। इन्होंने 40 से ज्यादा फिक्शन ऑफ वॉल्यूम्स लिखे और मॉडर्निज्म का शुमार इन्हीं से ही शुरू होता है। इन्होंने ये 1700 सितंबर 1985 में पैदा हुए। इन्होंने द वाइट पीकॉक लिखा 1911 में, सन्स एंड लवर्स 1913 में लिखा, द रेनबो 1915 में लिखा और वुमेन इन लव 1920 में लिखा। उसके बाद नॉवलिस्ट में नाम आता है जी जेम्स जॉयस का। ये बड़े ही सोशल नॉवलिस्ट थे और ह्यूमन रिलेशनशिप के मुतालिक लिखते थे। इन्होंने अपने नॉवल डबलिनर्स से आगाज किया। उसकी वजह यह थी कि आप डबलिन में पैदा हुए थे। ये एक शॉर्ट स्टोरी का मजमुआ था। फिर उसके बाद इन्होंने एक बड़ा मशहूर नॉवल अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन 1916 में शामिल किया। फिर उसके बाद लेसिस इन्होंने 1920 में लिखा और इस नॉवल में इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल किया, जिसे वर्जीनिया वुल्फ आगे लेकर चली। यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को वर्जीनिया वुल्फ लेकर आगे चली। वर्जीनिया वुल्फ जनवरी 1882 में पैदा हुई। ये नॉवलिस्ट के साथ साथ लिटरेरी क्रिटिक भी थी। इन्होंने कल्चरल सब्जेक्ट्स पर बहुत सारे एसेस लिखे। जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इन्होंने पॉपुलर किया। इन्होंने 6 किताबें ऐसी लिखी जो बहुत ही काबिल तारीफ हैं, जिनमें सबसे पहले मिसेस डैलोवे जो 1925 को शाया हुई, ऑरलैंडो अ बायोग्राफी 1928 में शाया हुई, टू द लाइट हाउस 1927 में शाया हुई, अ रूम ऑफ वंस ओन 1929 को शाया हुई, द वेव्स 1931 को शाया हुई, बिटवीन द एक्ट्स 1941 को शाया हुई। इनके बाद नाम आता है जॉर्ज ओवेल, जो जून 1903 को पैदा हुए। ये उनका पेन नेम है। ये नॉवलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और क्रिटिक हैं। इनका सबसे अहम काम है जी एनिमल फार्म। ये एक स्टेरिकल एलिगोरिकल नोवेला है। ये कहानी फार्म एनिमल्स की है जो अपने फार्मर के खिलाफ बगावत करते हैं, इस उम्मीद को लेकर कि वो बाद में मसावी, आजाद और खुश जिंदगी बसर करेंगे। इनका दूसरा नॉवल 1984 ये नॉवल का नेम है, जो 1949 में इन्होंने शाया किया। उसके बाद नाम आता है जी विलियम गॉर्डलिंग का। ये सितंबर 1911 को पैदा हुए। ये इंसान की रियल नेचर पर लिखते थे और रियल नेचर से मुराद इंसान का वहशीपन ये बताते हैं। इन्होंने अपने डेब्यू नॉवल लॉर्ड्स ऑफ द फ्लाइज 1954 में लिखा, जिससे ये बहुत मशहूर हुए। फिर इन्होंने द स्कॉर्पियन गॉड जो 1971 में इन्होंने शाया किया, शोहरत की बुलंदियों पर इन्हें ले गया। इनके बाद एक फेमस रियलिस्ट हैं जिनका नाम है विलियम सोमरसेट मैंगम, जो जनवरी 1874 को पैदा हुए। इनके सबसे मशहूर काम में सबसे पहला है जी ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, जो 1915 में इन्होंने शाया किया। द मून एंड सिक्सपेंस 1919 में शाया हुआ। द पेंटेड वेल 1925 में शाया हुआ और द रेजर्स एज 1944 में शाया हुआ। अब 20वीं सदी या मॉडर्निज्म के ड्रामेटिस्ट का हम तज़किरा करते हैं। तकरीबन 1 सदी तक ड्रामा पर कोई खातिर खा काम ना हुआ, बल्कि यूं कहें कि ड्रामा गायब ही हो गया। नॉवेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। चंद एक ड्रामा लिखे गए मगर उन पर भी कोई तवज्जो ना दी गई। हेनरी गिब्सन ने ड्रामाज लिखे। फिर यह हुआ कि 20वीं सदी के ड्रामाज में कुछ ड्रामा की फॉर्म्स वापस आई,
जैसे कि नॉवेल्स में कुछ बदलाव था, वैसे ही ड्रामाज में भी तब्दीलियां लाई गई। तो इसमें सबसे पहला नाम है जी हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन ने जो 1828 को पैदा हुए, एक इनका बहुत ही मशहूर काम है जी गोस्ट, जो 1821 में इन्होंने शाया किया, और अ डॉल्स हाउस जो 1899 में शाया हुआ। ड्रामा में दूसरा नाम है जी जॉन गॉल्सवर्दे। ये अगस्त 1867 में पैदा हुए। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ लिखते थे। इनके मशहूर काम में द सिल्वर बॉक्स, ये 3 एक्ट्स कॉमेडी थी, 1906 में ये शाया हुई। जस्टिस इंप्रूव द कंडीशन ऑफ प्रिजन, ये बेसिकली कैदियों की बेहतरी के ऊपर लिखे जाने वाला काम था इनका ड्रामा, 1910 में शाया हुआ। अ फैमिली मैन 1922 में, और द फॉरेस्टी सागा ये 1922 में इन्होंने शाया किया। उसके बाद नाम आता है जी जीबी शॉ, जिसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी कहते हैं। जुलाई 1856 में ये पैदा हुए। ये कॉमिक ड्रामेटिस्ट थे, क्रिटिक थे और सोशलिस्ट थे। इन्होंने 1925 में नोबेल प्राइज लिटरेचर पर हासिल किया। ये 20वीं सदी के अजीम ड्रामा निगार हैं। ये इनकलाबी तर्ज की तहरीरें पेश करते हैं। इन्होंने बहुत सारे ड्रामास लिखे, जिनमें आर्म्स एंड द मैन 1894 में, मैन एंड सुपरमैन 1903 में, द डॉक्टर्स डायलेमा 1906 में, और पिगमिलियन 1912 में शाया हुआ, जिसने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उसके बाद एब्सर्ड थिएटर आया, जो बहुत ही मशहूर हुआ। इसमें सबसे बड़ा नाम सैमुअल बेकेट का है, जो अप्रैल 1906 को पैदा हुए। इन्होंने सबसे शोहरे आफाक एब्सर्ड थिएटर पर मुश्तमिल ड्रामा वेटिंग फॉर गोडो जो 1952 में शाया हुआ, और एंड गेम जो 1957 में इन्होंने शाया किया। इसके बाद नाम आता है एब्सर्ड थिएटर में हॉवर्ड पिंटर का। इन्होंने अक्टूबर 1930 को पैदा हुए, और इनका सबसे अहम काम था जी द बर्थडे पार्टी, जो 1957 में शाया हुआ, द केयरटेकर 1960 में, और द होम कमिंग 1965 में शाया हुआ। उसके बाद ड्रामा में नाम आता है जॉन ऑसबोर्न का, जो दिसंबर 1929 में पैदा हुए। इन्होंने excoriating prose and intense critical stance towards established social and political norms पर लिखा। इनका सबसे अहम काम लुक बैक इन एंगर, जिसने इंग्लिश थिएटर को ट्रांसफॉर्म किया। उसके बाद नाम आता है टी.एस. एलियट का, जो सितंबर 1888 को पैदा हुए। टी.एस. एलियट ने भी ड्रामास लिखे, यानी कि ये पोइट और क्रिटिक के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने ड्रामास भी लिखे। इनके मशहूर ड्रामास हैं मर्डर इन द कैथेड्रल जो 1939 में शाया हुआ, द फैमिली रियूनियन 1939 में, और द कॉकटेल पार्टी 1950 में शाया हुआ। उसके बाद हम पोइट्री की तरफ आते हैं। 20वीं सदी की पोइट्री को देखते हैं कि उस पर क्या क्या काम हुआ। तो सबसे पहले नाम आता है जी W.B. यीट्स का, जो जून 1865 को पैदा हुए। ये स्पिरिचुअलिटी पर बहुत फोकस करते थे। ये साइंटिफिक रीजनिंग के अगेंस्ट शायरी करते थे। 20वीं सदी के मुश्किल शायरों में से ये एक शायर थे। इनका ज्यादा फोकस स्पिरिचुअलिटी पर था। ये मैजिक और फेरीज पर बेहद बिलीव करते थे। इनकी मशहूर नज़मों में शामिल हैं द ईस्टर, ये 1916 में शाया हुई, द सेकंड कमिंग 1919 में शाया हुई, एन आयरिश एयरमैन जो 1919 में शाया हुई। उसके बाद नाम आता है टी.एस. एलियट का, जिन्होंने शायरी में अपना लोहा मनवाया। उनकी मशहूर नज़मों में शामिल हैं द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो 1915 में शाया हुई, द वेस्टलैंड 1922 में शाया हुई, द हॉलो मैन 1925 में शाया हुई। उसके बाद नाम आता है जी W.H. ऑर्डन का। W.H. ऑर्डन ये अपनी शायरी में इन्होंने बहुत ही तजुर्बात किए। इन्होंने W.B. यीट्स की डेथ पर एक एलजीबी लिखी, द एज ऑफ एंजाइटी जो कि 1947 में शाया हुई,
फिर फॉर द टाइम बीइंग जो उन्होंने 1966 में शाया की। इसके अलावा बहुत सी इनकी मशहूर नज़में हैं। फिर नाम आता है जी थॉमस हार्डी का। थॉमस हार्डी 20वीं सदी में बहुत अहम पोएम्स लिख रहे थे। उन्होंने अपने करियर का आगाज विक्टोरियन एज में एक शायर के तौर पर किया, मगर उस वक्त उन्हें कोई पब्लिशर ना मिला जो उनके वर्क्स, पोएटिक वर्क्स को शाया करता। इसलिए उन्होंने 20वीं सदी में अपनी पोएम्स शाया करवाई। उनकी पोएम्स को 20वीं सदी में बहुत अहमियत मिली, जैसा कि बेसिक्स पोएम्स ऑफ अदर वर्सेस जो 1898 में शाया हुई, द डार्कलिंग थ्रश जो 1900 में शाया हुई, द मैन ही लाइक्ड 1909 में शाया हुई, विंटर वर्ड्स इन वेरियस मोड्स एंड मीटर्स जो 1928 में शाया हुई। इनके बाद नाम आता है जी.एम. हॉपकिंस का। इन्होंने भी विक्टोरियन एज में शायरी की, मगर मॉडर्न एज में इसे शाया किया। इनके मशहूर काम पाइट ब्यूटी जो 1918 में शाया हुई और द विंड होवर जो 1918 में शाया हुई। उन्होंने एक नया स्टाइल मुतारिफ करवाया, जैसे कि सोनेट की 14 लाइंस की तादाद को इन्होंने कम करके 10 लाइंस मुतारिफ करवाई। और उसके बाद नाम आता है डैले थॉमस का। उन्होंने डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट 1951 में शाया की और एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन 1933 में शाया हुई। तो व्यूअर्स, ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी जो हमने ओल्ड एज से लेकर मॉडर्न एज तक देखी। चंद शायर काम, ड्रामाटिस्ट, नॉवलिस्ट, प्रोज राइटर जो बहुत ही अहम थे इस अदवार में, उनका जिक्र किया गया। इसके अलावा व्यूअर्स डिफरेंट मतलब इंडिविजुअली इन पोइट्स के लाइफ के ऊपर, इनके वर्क्स के ऊपर अलग अलग वीडियोस मैं मुस्तकबिल में फ्यूचर में बनाऊंगा। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये लेक्चर। इसे देखें और कामयाबियां हासिल करें, नॉलेज हासिल करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको तमाम हिस्ट्रीज़ की समझ आई होगी। इंग्लिश लिटरेचर में किस पोइट ने, किस ड्रामा निगार ने, किस नॉवलिस्ट ने कितना अहम काम सर अंजाम दिया। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।